Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. My name is Muhammad Abbas and welcome to Pen Gravity. बच्चों हम जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अंदर आज एक मॉडल एक टॉपिक को स्टडी करने लगे हैं जो कि है मॉडर्न मटेरियल एंड केमिकल। अब आप खूबी जानते हैं कि जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी है उसके अंदर डिफरेंट साइंसेस हैं, लाइक फिजिकल साइंसेस है, इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंसेस है, एनवायरमेंटल साइंसेस आ जाती है, फूड साइंसेस आ जाती है, वो आईटी का टॉपिक है। अच्छा, इस साइंसेस में एक फिजिकल साइंसेस में हमारे पास टॉपिक है मॉडर्न मटेरियल एंड केमिकल्स। मॉडर्न मटेरियल एंड केमिकल्स के अंदर हम एक टॉपिक एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो देखते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होती है। एंटीबायोटिक्स में 2 लफ़्ज़ हैं। एक लफ़्ज़ एंटी है जिसका मतलब अगेंस्ट होता है और बायोटिक का मतलब यहाँ बैक्टीरिया है। यानी ये मेडिसिन्स होती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट। मतलब कि अगर आपको कोई बैक्टीरिया की इन्फेक्शन होती है तो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट आप एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स जो है ये टैबलेट्स की फ़ॉर्म में, कैप्सूल की फ़ॉर्म में हो सकती हैं, इवन कि ये इंजेक्शन की फ़ॉर्म में भी हो सकती हैं, ठीक है? अब हम आते हैं एंटीबायोटिक, एक टर्म होती है एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स। एंटीबायोटिक स्टीरॉइड्स का मतलब क्या होता है कि आप एंटीबायोटिक को ऐसे ही यूज़ करें कि आप उसका इस्तेमाल मिनिमाइज़ करें। ऑप्टिमाइज़ द यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक, यानी आप उसको प्रॉपर्ली यूज़ करें। ये नहीं कि आपका गला खराब हुआ है, एंटीबायोटिक ले लो। आपका जो है वो स्टमक प्रॉब्लम है, एंटीबायोटिक ले लो। आप किसी भी तरह एंटीबायोटिक विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेते। तो स्टीरॉयड का मतलब यही है कि आप एंटीबायोटिक को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये ना हो कि आप बिला वजह एंटीबायोटिक लेते रहें और बैक्टीरिया रेज़िस्टेंट हो जाए, एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंट हो जाए। एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस टर्म का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया जो है, वो जब आप एंटीबायोटिक लेंगे तो वो अपने ऊपर एक शील्ड डेवलप कर लेता है जिसकी वजह से बैक्टीरिया को फर्दर फ्यूचर में कोई उसके ऊपर असर ही नहीं होता। यानी आप एंटीबायोटिक का यूज़ कर रहे होते हैं लेकिन बैक्टीरिया को इसका कोई पर्टिकुलर असर ही नहीं होता। अच्छा, अब हम आते हैं बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक की टाइप्स की तरफ। देयर आर 3 मेजर टाइप्स, उसमें एक है बेस्ड अपॉन मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, यानी किस तरह से काम करती है एंटीबायोटिक। इसमें डिफरेंट टाइप्स है, मसलन उसके अंदर ए टाइप है हमारे पास, ऐसी एंटीबायोटिक जो कि सेल वॉल को डैमेज करेगी। किसकी सेल वॉल को डैमेज करेगी? ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डैमेज करेगी। अब जब बैक्टीरिया की सेल वॉल बर्स्ट हो जाएगी तो बैक्टीरिया जो है वो बहुत सारे एनवायरमेंटल स्ट्रेस को बियर नहीं कर सकेगा और वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी हमारे पास एग्ज़ाम्पल एम्पिसिलिन की है, ठीक है? एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन की एक फर्दर एग्ज़ाम्पल आती है। एम्पी सिलीन, अमोक्सिसिलिन, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है। सेफ़्लोस्पोरिन इसकी एग्ज़ाम्पल है। सेफ़्लोस्पोरिन के फर्दर जो कैटेगरी सब कैटेगरी में आती है, सेफ़्ट्राइज़िन और सफिक्सिन वगैरह जो है ना, ये आ जाती हैं। बाकी भी और टाइप्स हैं लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम शॉर्टली इसको डिस्कस करें। उसके बाद अभी वही 3 टाइप में हमारे पास मैकेनिज़्म की बेस पर जब आप देख रहे हैं तो हमारे पास जो बी टाइप आती है, उसमें हम प्रोटीन की सिंथेसिस को रोकते हैं, यानी ऐसी एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस को जो है वो स्टॉप करती है। अब इसमें क्या होता है कि ये बैक्टीरियल राइबोसोम को ब्लॉक कर देती है। आपको राइबोसोम के फंक्शंस का पता है कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो जब आप ऐसी एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे जो प्रोटीन की सिंथेसिस को रोक देगी तो अल्टीमेटली प्रोटीन बहुत सारी प्रोटीन लाइक एंजाइम्स वगैरह नहीं बना पाएगा। जब वो ये नहीं बना पाएगा तो उसका इफ़ेक्ट ये होगा, अल्टीमेटली बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाएगी। अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स, ये एक ऐसी एंटीबायोटिक है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इसमें जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह जो हैं वो आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास टेट्रासाइक्लिन है जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन आ जाती है। मैक्रोलीड्स आ जाती हैं जिसमें एरिथ्रोमाइसिन, एज़िथ्रोमाइसिन ये आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्लिथ्रोमाइसिन है। इसके अलावा क्लोराम्फेनिकोल एंटीबायोटिक जो है ना वो यूज़ होती है। बेस्ड ऑन मैकेनिज़्म
एक्शन यानी आप बैक्टीरिया के एक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके अंदर हमारे पास जो थर्ड टाइप आती है, वो थर्ड टाइप हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस को रोकते हैं। ये करते क्या है? यानी ये एंटीबायोटिक ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो डीएनए की रेप्लिकेशन जो है वो नहीं होने देती। जब बैक्टीरिया की डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं होगी, डीएनए के बहुत सारे काम रुक जाएँगे। अब इसके अंदर हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल आती है क्लोरोकिनोलोन, क्लोरोकिनोलोन इसमें साइप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन आ जाती है। इसके अलावा रेफामाइसिन है, ये रेफेम्पिसिन ये टीबी के अगेंस्ट यूज़ की जाती है, ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट यूज़ की जाती है। इसके अलावा मेट्रोनिडाज़ोल एंटीबायोटिक जो है ये एक न्यूक्लिक एसिड जो है उसको इनहिबिट करने वाली एंटीबायोटिक है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो मोड ऑफ एक्शन को डिस्टर्ब करने वाली एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के मोड ऑफ एक्शन को डिस्टर्ब करती है, उसकी डी कैटेगरी के अंदर वो एंटीबायोटिक है जो मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, किसका मेटाबॉलिक पाथवे? ये ब्लॉक करते हैं बैक्टीरिया का मेटाबॉलिज्म, लाइक फोलिक एसिड की सिंथेसिस नहीं होने देता। फोलिक एसिड बैक्टीरिया में बहुत सारे काम करता है, उसके अंदर जो है वो कीमोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करता है। तो फिर क्या होगा कि फोलिक एसिड जब बनना रुक जाएगा तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट आएगा, उसकी ग्रोथ नहीं ज़्यादा होगी। सल्फोनामाइड्स इसके अंदर आ जाती है सल्फा मेथाज़ाज़ोल, इसके अलावा ट्राइमेथोप्रिन इसके अंदर हमारे पास कोट्राइमोज़ाइज़ोल कोट्राइमोज़ाइज़ोल एंटीबायोटिक आ जाती है। ये इनके एंटीबायोटिक्स के नेम हैं। अच्छा, अभी हम पहली टाइप के ऊपर ही हैं, जो कि मोड ऑफ एक्शन को डिस्टर्ब करती है। इसके अंदर हमारे पास लास्ट कैटेगरी ई कैटेगरी आ रही है और ये जो ई कैटेगरी है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने वाली एंटीबायोटिक, यानी आप वो एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे, जो एंटीबायोटिक डैमेज करेगी सेल मेम्ब्रेन को और बैक्टीरिया की डेथ का बायस बनेगी। पोलीमाइसिन, पोलीमाइसिन ग्रुप है। अब इसके अंदर पोलीमाइसिन बी कैलिस्टीन ये आ जाती है। तो डेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक आ जाती है। ये वो एंटीबायोटिक हैं जो कि मोड ऑफ एक्शन को डिस्टर्ब करती है खसूस सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा था 3 टाइप्स हैं क्लासिफिकेशन की बेस के ऊपर। आप बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी यानी काम करने की बुनियाद पर एंटीबायोटिक, काम करने की बुनियाद पर एंटीबायोटिक में 2 तरह की हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम वो एंटीबायोटिक होती हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों तरह की बैक्टीरिया को डिस्टर्ब करती हैं। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव ये सेल वॉल की कंपोजिशन डिफरेंट होने की वजह से एंटीबायोटिक है। इसी तरह ग्राम पॉजिटिव जो है वो होती हैं जो कि इसकी केमिकल कंपोजिशन इस सेल वॉल की दूसरे से डिफरेंट होती है। इसकी एग्ज़ाम्पल टेट्रासाइक्लिन, कार्बापेनिन्स जो है ना ये आ जाती है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है। ये अच्छा, ये क्यों स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है या टारगेटेड बैक्टीरिया के अगेंस्ट होती है ताकि ये पर्टिकुलर बैक्टीरिया को डैमेज करे। लाइक हमारे पास पेनिसिलिन आ जाती है, ये आमतौर पे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है, ठीक है? तो ये हमारे पास सेकंड टाइप थी। उसके बाद थर्ड नंबर पर हमारे पास आ जाती है ऐसी एंटीबायोटिक जो केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पर बनाई जाती हैं, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास बीटा लैक्टेन्स आ जाती है। बीटा लैक्टेन्स जो होती हैं ये पेनिसिलिन, सेफ़्लोस्पोरन, कार्बापेनिम्स इसके अलावा मोनोबैक्टेटम मोनोबैक्टम्स जो हैं, ये एंटीबायोटिक आ जाती है। मैक्रोलिड्स मैक्रोलिड्स एंटीबायोटिक है, इसमें अज़िथ्रोमाइसिन और अरिथ्रोमाइसिन आ जाती है। टेट्रामाइसिन एंटीबायोटिक है, यानी केमिकल नेचर इसकी ऐसी है। इसमें डॉक्सीसाइक्लिन, मोनोसाइक्लिन आ जाती है। अमो अमाइनो ग्लाइकोसाइड ये केमिकल अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं। इसमें जेंटामाइसिन, एमिकेसिन एमिकेसिन आ जाती है। इसके अलावा फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है, इसमें साइप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन काफ़ी जो है ना वो आपने सुना होगा इसका मार्केट नेम जो है।
उसके बाद टारगेटेड एंटीबायोटिक। टारगेटेड एंटीबायोटिक जो होती है, ऐसी एंटीबायोटिक होती है जो आप किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली इसका फ़ायदा ये होता है कि ये होस्ट माइक्रोबायोटा को डिस्टर्ब नहीं करती। होस्ट माइक्रोबायोटा का मतलब है, जैसे इंसान होस्ट है तो इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया इंसान के फ़ायदे के लिए होते हैं। ये उनको डैमेज नहीं करेगी। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लास्ट वन स्लाइड, एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस सर्विलेंस। सर्विलेंस का मतलब निगरानी करना, मॉनिटरिंग करना। आप एंटीबायोटिक रेज़िस्टेंस को भी देख रहे हैं। जब आप एंटीबायोटिक देंगे तो आप रेज़िस्टेंस को भी देख रहे हैं। इसलिए देख रहे हैं कि कोई ऐसी एंटीबायोटिक तो नहीं है कि जब आप उसको स्प्रेड कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं तो बैक्टीरिया अगर उसके अगेंस्ट हो गया तो आपको उसके खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए आप सर्विलेंस करते हैं, आप देखते हैं कि क्या हमें कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है ड्रग रिपर्पोज़िंग। यानी अब हमारे पास फार्मासिस्ट जो होते हैं वो प्रपोज़ करते हैं कि आप ये वाली ड्रग लें या ना लें। इसमें एक्चुअली आइडेंटिफाइंग एक्जिस्टिंग ड्रग्स, जो ड्रग्स आप दे रहे हैं उसको आप आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि आपने जो ड्रग्स दी है क्या वो सही काम कर रही है या नहीं कर रही। इसका फ़ायदा ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है और ये क्लिनिकल सेफ्टी डाटा प्रोवाइड करती है। मतलब ये कि कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि आप ऐसी एंटीबायोटिक ना खाते रहें जो फ़ायदा ही नहीं दे रही। एक तो वो कॉस्टली होगी आपके लिए, दूसरा नंबर पर आपको कोई बेनिफिट नहीं दे रही। दूसरा नंबर पर आपके क्लिनिकल सेफ्टी पर्पज़ के लिए नहीं होगी। इसीलिए आप ड्रग रिपर्पोज़िंग करते हैं कि प्रपोज़ करके ड्रग लेते हैं, इसमें प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स लेते हैं जो आपको फ़ायदा देती है। तो ये एंटीबायोटिक था, एंटीबायोटिक की टाइप्स थी। आज का टॉपिक पेन ग्रेविटी में हमने इसके हवाले से जो है वो डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।